Okay, so is my PPT visible? Yes, ma'am. Okay, okay. So this is the question that I have given you all on homework. यही क्वेश्चन था ना? Yes, ma'am. सबका सॉल्व? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? This is the solution. 74,400. अगर कोई मुझे डाउट है तो बता दो. I'll discuss the solution. Otherwise, I'll move to next question. Is it matching? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो perfect. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज ask me right now. Otherwise, I'm moving. Okay. So this is illustration 4. Mr. X took a loan of rupees 10 lakh at the rate of 12% per annum on 1st January 2016 for the construction of the house. He repaid the loan on 31st August 2018. The construction of the house is completed on 31st January 2020. Compute the deduction allowable on account of interest for the previous year 2021, assuming that the house is let out or the house is self-occupied. Okay, so it's very easy. First, from the statement only, we know that the time of taking the loan and the time of construction of the house is falling in two different financial years, right? 15-16 में तो लोन लिया है previous year और 18-19 में 18-19 में रीपे भी कर दिया बट कंस्ट्रक्शन हुई है 2021 में. ठीक है. सो हमें सबसे पहले अपने पूरे इस पीरियड को, इंटरेस्ट पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड दी कंस्ट्रक्शन पीरियड. ठीक है. सो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो स्टार्ट तो होगा 1 जनवरी 2016 से, दैट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन, और एंड कब होगा? एंड कब 31st होगा? August 2018. 31st August 2018. 2018. 31st August 2018. बिकॉज वो क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन वाला ईयर होता है उससे प्रीवियस 31st मार्च या फिर डेट ऑफ रिपेइंग द लोन विच एवर इज अर्लियर. सो इस केस में अर्लियर क्या है? 31st August 2018. सो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बस इस ये होगा. सो सबसे पहले फिर आप ड्यूरेशन निकालोगे, आप ईयर्स निकालोगे. सबसे पहले 15-16, ठीक है. उसके बाद आप निकालोगे 16-17 और फिर 17-18. ठीक है. 17-18 और 18-19 भी होगा. इन सब में जल्दी कैलकुलेट करो आपका कितना बैठेगा. 16-17 और 17-18 तो फुल 12 मंथ्स है ना. बाकी वालों में आपको देखना पड़ेगा कितने मंथ्स हैं. ठीक है. सो 15-16 में कितना है? 30,000. 3 months. मैं भी 30,000. 30,000 आ रहे हैं. Yes, ma'am. देखते हैं. ठीक है. ये 12 मंथ, ये भी 12 मंथ, और ये वाला कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स. ठीक है. कंप्लीट है ना. जब पूरे महीने कंप्लीट होते हैं ना तो नंबर ऑफ डेज मत देखा करो. वैसे इसमें अगर देखा जाए तो एक नंबर ऑफ डे कैंसिल भी होगा क्योंकि रिपेमेंट ऑफ लोन की जो डेट होती है वो हम एक्सक्लूड रखते हैं. बट आप अभी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. सो टोटल आ रहा है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3,20,000. मैच कर रहा है सबका? Yes, ma'am. 32 मंथ्स है ना. देख लो इस कितने हो रहे? 24 प्लस 8, 32 मंथ्स का निकाला है. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3,20,000. उसको हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया, 64,000. ये 64,000 कब से मिलना शुरू होगा? कब से मिलना शुरू होगा? ये 21. 2021 से
जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है उस प्रीवियस ईयर से मिलना शुरू हो जाता है. तो ये 2021 में मिलेगा और उसके नेक्स्ट 4 इयर्स तक मिलेगा. ठीक है, 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में एंड 24-25 में ये 64,000 अमाउंट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है करंट ईयर इंटरेस्ट. अब करंट ईयर तो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर 2021. ये तो लोन था ही नहीं उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग, लोन तो पूरा का पूरा रिपे हो चुका है, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कोई बनता ही नहीं है, तो इट इज निल. ठीक है, सो टोटल इंटरेस्ट इज दिस ओनली 64,000. अब हमारा इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में दो केसेस दिए. द हाउस इज लेट आउट. So if the house is let out, there is no limit. We know that. Okay, so there is no limit when the house is on rent. So this entire 64,000 is allowed. In case the house property is self-occupied, we know there are certain kind of limits, right? Self-occupied के case में maximum limit is 2 lakhs. राइट और ये जो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है ये डेफिनेटली तब है व्हेन द डेट ऑफ टेकिंग द लोन इज ग्रेटर देन 1st April 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1st April 1999 के बाद लिया हो लोन और इसका पर्पस क्या हो लोन लेने का, कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज. तो हमारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज अगर ये कंस्ट्रक्शन का नहीं होता ना तो ये लिमिट चेंज हो जाती टू 30K. याद आया, याद है ना सबको. सिर्फ कंस्ट्रक्शन और परचेज के केस में ये 2 लाख रुपीस है, उसके अलावा द लिमिट इज 30,000. तो इस केस में इसको जो एक्चुअल 64,000 है वो पूरा अलाउ हो जाएगा क्योंकि पर्पस ऑफ टेकिंग द लोन इज कंस्ट्रक्शन एंड द डेट ऑफ लोन इज आफ्टर 1st April 1999. दैट इज व्हाई द मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख. सो वी विल टेक द लोअर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, या तो 64,000 या 2 लाख, तो 64,000 का 64,000 उसको अलाउ है. ठीक है, क्लियर है ये. अगर यहाँ पे पर्पस कुछ और होता ना, सपोज यहाँ पे पर्पस होता रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर, तो उस केस में ये लिमिट क्या हो जाती 30,000 और 30,000 हो जाती तो एक्चुअल 64,000 रहता, लिमिट 30,000 तो उसको 30,000 मिलता ना कि 64,000. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अनरियलाइज्ड रेंट and this is under rule number 4. Okay, what is rule number 4? That the unrealized rent means such rent which is irrecoverable and is considered to be a loss, that is bad debts, and in such cases expected rent shall be computed for full year, and while computing the rent received or receivable, such unrealized rent shall be excluded and GAV shall be higher of expected rent and rent received and receivable. No special treatment like vacancy. So unrealized rent क्या होता है, tenant is there but you are not able to recover the rent from him. ठीक है, it is a case of bad debt that your rent has become a loss to you because you are not able to recover your rent from the tenant. ठीक है, so it is not a case of vacancy because your property is not vacant. Your tenant has occupied your property but he is not giving you the rent. ठीक है, वो कंसेप्ट होता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट, मींस द रेंट व्हिच यू आर नॉट एबल टू रियलाइज, व्हिच यू आर नॉट एबल टू रिकवर. ठीक है, बट हमारा वैकेंसी के केस में क्या होता था, अगर आप रिकॉल करोगे वैकेंसी का जो हमारा ट्रीटमेंट होता था उसमें हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रेंट को भी हम उतने ही मंथ्स के लिए लेते थे जितने मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे थी. जितने मंथ्स के लिए वैकेंट थी वो हम एक्सक्लूड कर देते थे एक्सपेक्टेड से, और जो एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड और रिसीवेबल होता था वो तो एक्चुअल जितने मंथ्स के लिए लेट आउट होती थी उसके लिए होता था. उसके बाद हम हायर ऑफ द टू ले लेते थे. बट अनरियलाइज्ड में कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं छेड़ोगे, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंप्यूटेड फॉर द होल ईयर बिकॉज इट इज नॉट अ केस ऑफ वैकेंसी. एक्सपेक्टेड रेंट मतलब द ओनर who has given his property on rent, he has expected the rent for the entire 12 months because he did not know that the tenant will not repay the amount. So the expected rent will be for the entire 12 months, but
the actual rent received or receivable, it is only for those months on which the tenant has given the rent. ठीक है, जितने महीने उसने रेंट नहीं दिया वो हम एक्चुअल में इंक्लूड नहीं रखेंगे. ठीक है, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ अगर वो टेनेंट दे देता है बाद में, तो अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट का कंसेप्ट देख रहे हैं. बट ये अनरियलाइज्ड रेंट का जो कंप्यूटेशन है, इट विल बी ओनली followed if the following four conditions are satisfied. First condition is the tenancy is bona fide. It means it should be a genuine, tenant, that you have given the property to a genuine person. It is not a fraud. It means that you, मतलब काफी बार होता है ना, लोग अपना टैक्स बचाने के चक्कर में यूं ही पेपर बना देते हैं कि हमने इसको टेनेंसी पे रखा हुआ है और हम इससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं रेंट. It should not be like that. It should be a genuine, the tenant should be a genuine one. The defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. It means जब वो रेंट नहीं दे रहा है, या तो उसने प्रॉपर्टी अब वेकेंट कर दी है, ठीक है, छोड़ के चला गया वो, ठीक है, रेंट भी नहीं दे रहा और वो छोड़ के भी चला गया, या फिर आपने सारे स्टेप्स आपने यूज कर लिया इन ऑर्डर टू कंपेल हिम कि तू निकल यहाँ से, ठीक है, तू वेकेंट कर दे हमारी प्रॉपर्टी. सो या तो ये मतलब ये भी कंडीशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी यहाँ से छोड़ के वो किसी और मतलब ओनर की प्रॉपर्टी में वो उसने ऑक्यूपाई करी हुई है. इट शुड नॉट बी द केस. वो मतलब किसी और प्रॉपर्टी का में ऑक्यूपाइड नहीं है. The assessee has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent, or satisfies the assessing officer that legal proceedings would be useless. In this case, matlab this condition should be satisfied by the assessee that he cannot take any legal proceedings against him because he find it is useless, and he has sufficient proof to justify his decision that is why I'm not taking any legal case against him because it will be a worthless. ठीक है, या फिर he has already taken all the reasonable steps to institute a legal proceeding against him. ठीक है, कि होता है ना, तुम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दो that this is the contract and he was my tenant but still he has not paid me the amount, so I want to recover the same. So कोर्ट के थ्रू भी लोग चले जाते हैं. So आपको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अनरियलाइज्ड रेंट को इस तरीके से कंप्यूट करने के लिए. ठीक है, कि आपकी टेनेंसी जेन्युइन होनी चाहिए, टेनेंट छोड़ के जा चुका है या फिर आपने उसको कंपेल किया है कि वो निकले क्योंकि वो रेंट नहीं दे रहा है, ना ही आपके किसी और प्रॉपर्टी में वो रिसाइड करता है, और आपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं उसके अगेंस्ट लीगल केस करके भी देख लिया है, या फिर आपको लगता है लीगल केस वुड बी यूजलेस एक्सरसाइज, तो आपको ये सब जस्टिफाई करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को. ठीक है, तब उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा ये वाला. If question, this is very important, okay, if question is silent about the conditions, then we should assume that all the four conditions are satisfied and therefore the deduction will be allowed. ठीक है, so अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो आप हमेशा अज्यूम करना that the conditions are satisfied. ठीक है, so let's do this one question, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Mr. X has let out his shop to Mr. Y for rupees 40,000 per month. The municipal value of shop is 4 lakh rupees and fair rent is 4,25,000. MT paid are 10% of municipal value, out of which 80% are paid by Mr. X and 20% are paid by Mr. Y. We know कि हम लोग tenant वाला तो use करते ही नहीं है ना, तो हमारे लिए useless है ये statement. Mr. Y didn't pay rent for 1.5 months and vacated the property on 31st March 2020. So he has vacated the property. I think this is for 21. एक सेकेंड. ठीक है, 31st मार्च को उसने जो हमारा प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है उस पे उसने वेकेट कर दिया प्रॉपर्टी. ठीक है, कैलकुलेट the house property income assuming that conditions are satisfied or conditions are not satisfied. So सबसे पहले तो मुझे बताओ expected rent कितना होगा? What will be the expected rent? 4,80,000. 4 lakh? 80,000. 25,000.
4,25,000 बेटा एक्सपेक्टेड रेंट पूछ रही हूँ मैं. Yes, ma'am. हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो वी विल अज्यूम इट इज नॉट एप्लीकेबल. सो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 4,25,000. It will be for the full year. It is not a case of vacancy. ठीक है, it is for the full year. So this is the expected rent. उसके बाद ये हमें नहीं देखना है, ये भी हमें नहीं कंसिडर करना है. अब आया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना आएगा? 4,20,000 40,000 into 10.5 months. and 4,20,000. 4,20,000. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. फिर इन दोनों का हायर क्या होगा? 4,25,000. So this will be your GAV. GAV will be 4,25,000. क्योंकि हमने अनरियलाइज्ड रेंट को सब्ट्रैक्ट किया है एक्चुअल में से. हमने ये 1.5 महीना सब्ट्रैक्ट किया है. हमारा बनता पूरे 12 मंथ्स का था, बट सिंस 1.5 महीने से उसने पैसे नहीं दिए हैं तो हम अनरियलाइज्ड रेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और ये डिडक्शन तभी मिलेगी, ये सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब आप चारों की चारों कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर रूल नंबर 4 आर सैटिस्फाइड. इफ दीज आर नॉट सैटिस्फाइड तब क्या होगा? ये पूरा का पूरा 4,80,000 हो जाएगा. दिस URR will not be allowed to reduce if conditions of rule 4 are not satisfied. ठीक है, समझ में आ गया? सेटिस्फाइड है तो हमारा URR 1.5 महीने से URR 1.5 महीने का इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, अब GAV आ गया. उसके बाद हमें क्वेश्चन आता है करना. ठीक है, हमारी म्युनिसिपल वैल्यू थी 4 लाख. 4 लाख का 10% इज 40,000 और 40,000 का भी सिर्फ 80% ओनर ने पे किया है, मिस्टर एक्स ने. So 32,000 is allowed to be reduced. Then NAV subtract कर लोगे 3,93,000. Standard deduction is a flat deduction at the rate of 30%. So it is 1,17,900 and this is taxable HP income. Interest mention है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप है मतलब लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट होगा ही. ठीक है, और इस केस में क्या होगा? हायर is 4,80,000. उसके बाद सेम 32,000 is your empty paid. NAV then इसका 30% is this. So इस केस में आएगा 3,13,600. क्लियर है सबको? अगर ये वैकेंसी का केस होता ना तो ये वाला भी उस नंबर ऑफ पीरियड से रिड्यूस हो जाता अगर वैकेंसी का केस होता. बट ये वैकेंसी का केस नहीं है तो इसलिए पूरा एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरा 12 मंथ्स का है, एक्चुअल रेंट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. एंड दैट टू व्हेन द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलो. Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. मैम सपोज मैम उसका एक और पार्ट था ना अभी. सॉरी मैम उसमें 2 पार्ट था ना, एक मतलब कंडीशन सेटिस्फाई और एक कंडीशन नॉट सेटिस्फाई वाला. बताया तो, जब कंडीशन सेटिस्फाइड है, जब ये रिड्यूस हो गया तो जब हमारा 2,75,100 आ रहा है, जब कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड तो URR इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस. उस केस में 3,13,600 आएगा. ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है. सपोज इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन शॉप वाज वेकेंट इन अप्रैल एंड मई 2020. मतलब वैकेंसी का केस भी आ गया. ठीक है, the shop was vacant in the initial 2 months of the previous year 2021 and it was let out for the remaining 10 months. Further assume that all the 4 conditions are satisfied. Calculate the house property income. ठीक है, so सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 4,25,000 ना. तो इस केस में सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो कितने महीने का? 10 मंथ्स का. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि हमारा अभी वैकेंसी का केस है तो वैकेंसी के केस में क्या होता है कि हम सिर्फ
उतने पीरियड्स का ही निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट जितने के लिए वो लेट आउट होती है, वेकेंट वाले में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इट इज 4,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। बताओ कितना आ रहा है? बताना कितना आ रहा है? पॉइंट्स में आ रहे हैं। Ma'am, 3,54,157. डन इट रॉन्ग, सॉरी, मैं ही भूल गई थी। ये एक्सपेक्टेड रेंट का नहीं निकलेगा प्रपोर्शन, जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी होता है वो तो हमारे रेंट का होता है ना, वो इस तरीके से ही होगा। एक्सपेक्टेड रेंट 4,25,000 पूरा, बट जो 2 मंथ्स का हमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी है वो तो 40,000 इंटू 2 करके होगा ना, क्योंकि रेंट आउट तो 40,000 पे है ना। मैंने ना इसको ऐसे प्रपोर्शन, ऐसे प्रपोर्शन नहीं होता है। जो हमारा लॉस ड्यू टू वैकेंसी होता है वो तो हमारा 40,000 इंटू 2 मंथ्स, अप्रैल और मई 2 मंथ्स का है ना लॉस, तो इट विल बी 80,000। ठीक है, सो नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद अब एक्चुअल रेंट कितना आया फॉर ओनली 10 मंथ्स, सो 40,000 इंटू 10 इज 4 लाख, और इसमें से सिंस द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो 60,000 विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सो इट विल बी 3,40,000, और इन दोनों का लोअर सॉरी हायर इज 3,45,000, तो 3,45,000। इसके बाद एमटी पेड 32,000 होगा, और ये आपकी फ्लैट डिडक्शन 30%। ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, सो हमारा जो 40,000 पे रेंट पे जो चढ़ा हुआ था घर, वो 2 महीने के लिए वेकेंट था, तो इसका मतलब हमें 80,000 का लॉस हुआ। सो वो 80,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। हम इन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, इनको प्रपोर्शंस में कभी नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ जॉइंट ओनरशिप। अगर जॉइंट ओनरशिप है और वहां पे द प्रपोर्शन, द शेयर्स ऑफ द ओनर्स आर स्पेसिफाइड, देन ओनली वी विल डिस्ट्रीब्यूट। अदरवाइज वैकेंसी या अनरियलाइज्ड रेंट के केस में हम इनको प्रपोर्शंस में कभी भी नहीं लेंगे। इट विल ऑलवेज बी फॉर द फुल 12 मंथ्स। क्लियर है ये? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट्स आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में वैकेंसी भी आ गया और अनरियलाइज्ड रेंट भी आ गया, और इसी क्वेश्चन में लोन भी आ सकता है। ठीक है, जिससे आपका ये भी कंप्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes. सबको? बेटा यस नो में आंसर दिया करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Okay. Now recovery of unrealized rent. So as per new section 25A 1, the amount of rent received in arrears from a tenant or the amount of unrealized rent realized subsequently from a tenant by an assessee shall be deemed to be the income from house property in the financial year in which such rent is received or realized. इसका मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में अगर अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी होती है या रियलाइज्ड करता है, टेनेंट पे करता है जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, उसी फाइनेंशियल ईयर की टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, and it is immaterial whether the assessee is still the owner of the property or not in that particular financial year. ठीक है, तो पुराना कोई फाइनेंशियल ईयर था, उसमें उसने रेंट नहीं दिया, आपने कोई लीगल केस अगेंस्ट उसके इनिशिएट किया, और 1-2 साल बाद उसने पेमेंट कर दी, तो जिस साल में उसने पेमेंट करी है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको पहले एक बारी डिडक्शन के फॉर्म में अपनी इनकम को कम कर चुके हो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब आपके पास आ गई है वो इनकम, तो अब आप अपनी इनकम में उसको वापस से ऐड कर दो उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिसीव किया है।
अब ये इमटेरियल है कि जो बंदा रिसीव कर रहा है अब वो स्टिल उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है। ठीक है, इसको दिमाग में सोच के देखो, जब मिस्टर एक्स ने 3 साल पहले जिस पर्टिकुलर रेंट को वो ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका है क्योंकि वो रियलाइज नहीं कर पा रहा था, आज जब उसको पैसा मिल रहा है तो वो उसके में ऐड होगा, अब चाहे वो ओनर हो चाहे ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बारी कम अपनी इनकम दिखा के कम टैक्स पे कर चुका है। ठीक है, सो इट विल बी एडेड, और हमेशा दिमाग में रखना उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में ये मिला है। ठीक है, बट देयर इज अनदर सेक्शन अंडर दिस सेक्शन ओनली 25A subsection 2 provides a deduction of 30% of arrears of rent or unrealized rent realized subsequently by the assessee। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्हें 30% का डिडक्शन दे दिया है। ठीक है, कि इट इज नॉट योर फॉल्ट। पहले काफी बार पता है क्या होता है, ऐसे भी होता है कि लोगों के स्लैब्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कि रिकवरी जो उनकी होती है ना, उससे वो एक नेक्स्ट हायर स्लैब पे चले जाते हैं, जिससे रेंट रेट मतलब टैक्स रेट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या बोला है कि जो भी रेंट आप सब्सिक्वेंटली रियलाइज करते हो उसमें हम आपको 30% का डिडक्शन और दे देंगे, आपकी इनकम 30% से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इट वाज नॉट योर फॉल्ट। You wanted to pay the tax to us, but since your tenant has not given you the rent, that is why you have claimed the reduction. It is completely the fault of tenant. It is not your fault. इसीलिए जब बाद में रियलाइज करते हैं तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम आप इसको 30% की डिडक्शन दे देंगे आपको। ठीक है, so there are 3 points to remember under this particular heading. That's taxable in the year of receipt and realization, उसी financial year में होगा, deduction मिलेगी 30%, and it is not important that whether the assessee is the owner of the property or not. ठीक है, सो ये आपको बिल्कुल भी इस इंफॉर्मेशन को डिसरिगार्ड करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं कि नाउ मिस्टर एक्स इज नॉट द ओनर, इट डजंट मैटर। ठीक है, so let's do one question, then you will understand it. Mr. X owns a house in Mumbai. It is let out to Mr. A at the rate of rupees 40,000 per month. Municipal value is 2,20,000. Fair rent is rupees 4,80,000. Mr. A pays municipal. Mr. A कौन है? Tenant है. Pays municipal taxes of rupees 5,000. So tenant का तो हमें लेना ही नहीं, सबसे पहले कट कर दिया करो इसका। On April 7, 2019, rent is increased from rupees 40,000 per month to 45,000. ठीक है, so rent increase हो गया कब से? April 7, 2019 से, with retrospective effect from 1st April 2018. ठीक है, retrospective मतलब पीछे से। ठीक है, so 1st April 2018 से क्या हुआ है, रेंट बढ़ गया है 40 से 45,000 हो गया 1st April 2018 से। Mr. X gets rupees 60,000 being arrears of rent for the financial year 1920 on 20th April 2020. Find out the net income from house property of Mr. X for the assessment year 21-22, मतलब previous year 2021 के लिए। So अब इसमें सबसे पहले मुझे बताओ expected rent कितना होगा? 4,80,000. It is 4,80,000, right? Next, इसमें अनरियलाइज्ड रेंट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना होगा? मेरे को लग रहा है यहाँ से ना मेड एन एरर, ये शायद अपडेट होगा। 1st April 2020 से किया है, कब से किया है इसने? Let me just read it once. Rent is increased with retrospective effect from 1st April 2018 से, तब तो 45,000 into 12 भी होगा ना? हाँ ठीक है, this is right only. इसने जो भी किया है पुराने से किया है, बट हम सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर 2021 से हमें चेक करना है। तो इसने लेट आउट किया है मिस्टर ए को 40,000, बट इसने रेट्रोस्पेक्टिवली 1st April 2018 से रेंट बढ़ा दिया। इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में 45,000 into 12 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, हो सकता है मिस्टर ए को इसने बहुत पहले से दिया हुआ है प्रॉपर्टी ना रेंट पे, सपोज 17 से दी हुई है, फिर 18 से उसने बढ़ा दी है,
ठीक है 45,000 करती है। तो अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021 उसमें 45,000 एप्लीकेबल है। तो 45,000 इंटू 12 इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। कितना आ रहा है 45,000 इंटू 12? 5,40,000. 5,40,000. So higher of 4,80,000 and 5,40,000 is GAV. So GAV आ गई आपकी 5,40,000. ठीक है, एम्प्टी पेड नहीं मिलेंगे बिकॉज दीज आर पेड बाय द टेनेंट। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल गया सीधा सीधा 30%, 1,62,000 हमारी एचपी इनकम आ गई। अब हमें एरियर्स ऐड करने हैं। एरियर वो है जो उसको मिले हैं कब है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर 1920 बट उसको मिले हैं 20 अप्रैल 2020, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में 2021 में कितने मिले हैं 60,000। सो ये 60,000 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे बट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30% का डिडक्शन। ठीक है, सो इट इज 4,20,000। ठीक है, सो एचपी इनकम में वो ऐड होता है जो भी एरियर्स होता है। तो सबसे पहले अपना नॉर्मली आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालोगे और उसके बाद आप एरियर्स को उसमें ऐड करोगे, लेकिन वो जो भी ऐड करोगे उसमें से 30% जरूर डिडक्ट करना, क्योंकि दिस इज बाय द गवर्नमेंट कि 30% का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। क्लियर? अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाता है ना रेंट, तो जिस मंथ्स के लिए जोन सा रेंट एप्लीकेबल है उसी को उतने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देना और बाकी जोन सा है जो बचे हुए हैं जिससे इंक्रीज है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन मतलब थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे अगर ड्यूरिंग द ईयर में भी चेंज मतलब रेंट में कोई चेंज आता है, इंक्रीज होता है चाहे डिक्रीज होता है। Should I move next? काफी बड़ा क्वेश्चन है, करें वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Mr. X owns 2 houses in Mumbai and submit the following information: fair rent, municipal value, actual rent, then unrealized rent, vacant period, loss on account of vacancy, empty paid, repairs, this, and nature of occupation. ठीक है, so this is let out for residence and this is let out for business. Doesn't matter. If it is let out, the tenant can do anything. He can reside there, he can do business there, he can do profession there. Doesn't matter. हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही कैलकुलेट होगा और दोनों हमारे कौन से केस हैं? लेट आउट के। ठीक है, लेट आउट के केसेस है दोनों। सबसे पहले फर्स्ट वाले हाउस को देखो और बताओ इसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। टेल मी। 3 lakh. 3 lakhs? तो Yes, ma'am. फर्स्ट वाले केस में एक्सपेक्टेड रेंट होगा 3 lakhs और सेकेंड वाले में 3,50,000. 3,50,000। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा निकल गया। उसके बाद देखना वेकेंट पीरियड, वेकेंट है 2 महीने के लिए और लॉस कितना है 1 लाख। तो ये लॉस सब्ट्रैक्ट होगा ना एक्सपेक्टेड में से, क्योंकि वैकेंसी वाला केस है। वैकेंसी वाले में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। राइट, एक्सेल में करते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज हाउस 1, दिस इज 2। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा था 3 लाख, इसमें 3,50,000। ठीक है, अब आया
लॉस ड्यू टू वैकेंसी, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। सो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है 1 लाख, सो 1 लाख, और इसमें से कितना है 1,40,000, ठीक है। सो हमारा आ गया रीजनेबल रेंट, सो इट इज 2 लाख, इट इज 2.1 लाख, ठीक है। क्लियर है, रीजनेबल रेंट निकाल लिया हमने, क्योंकि रीजनेबल ही यही है ना, क्योंकि बाकी तो प्रॉपर्टी वाज वेकेंट। नेक्स्ट है हमारा फिर, ये तो अनरियलाइज्ड रेंट है जिसकी रिकवरी हुई है, ठीक है। सो इसको छोड़ो, अभी हम करेंगे, हमारा ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है 5 लाख हो जाएगा फर्स्ट केस में। 6 लाख, कितना 50,000, हाँ 5 लाख होगा, राइट। वाई 5 लाख, बिकॉज दिस इज फॉर द इंटायर 12 मंथ्स। यहीं से देख लो, 2 महीने का वैकेंट पीरियड था और लॉस कितना है 1 लाख, मतलब 50,000 था पर मंथ, ठीक है। सो 50,000 इंटू 10 इज 5 लाख, इसमें 1 लाख इंक्लूसिव है लॉस ड्यू टू वैकेंसी का। तो हमारी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है 5 लाख। 6 थोड़ी है, मिला तो हमें बस 5 है। दूसरे वाले केस में कितना है, डिवाइड करो 1,40,000 को 4 से, 2,80,000 मैम, 2,80,000। 2,80,000। क्लियर है सबको, इसको डिवाइड करो और उसके बाद मैम खाली 8 मंथ्स का देखो। मैम Yes. एक्चुअल रेंट तो वही होता है जो हमने इस साल रिसीव हुआ होता है, उसमें से माइनस करके ही होता है वैकेंसी का। नहीं होता ना बेटा, यहाँ पे ना इन्होंने AR लिखा है, बट दिस AR इज इन, दिस इज द एक्चुअल रेंट दे हैव रिटन, इट इज नॉट रिसीव्ड बाय देम, दिस इज ओनली एक्चुअल रेंट। हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो रिसीव ये खाली एक्चुअल रेंट है, ठीक है। हम अपनी डेफिनेशंस में क्या लिखते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव नहीं हुआ है ये सिर्फ 6 लाख है, रिसीव कितना हुआ है 5 लाख, ठीक है। सिमिलरली ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है, इसको खाली एक्चुअल रेंट लिखा हुआ है कि असली में इतना रेंट है, ठीक है, पूरे 12 मंथ्स का, बट हमें रिसीव कहाँ हुआ है, कहाँ लिखा है कि हमें रिसीव हुआ है, ये खाली एक्चुअल रेंट लिखा है ना। रिसीव्ड हमने खुद कैलकुलेट किया है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने के लिए वेकेंट था, तो मतलब खाली 10 महीने के लिए होगा वो लेट आउट, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी वर्डिंग्स लिखी हुई है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट लिखा हुआ है, ठीक है। So after this, our GAV will be 5 lakh and 2.8 lakhs. Clear है सबको यहाँ तक? That is higher of reasonable rent and actual rent received or receivable. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में AR लिख देती हूँ, पूरा नहीं लिखती हूँ, बट डेफिनेशंस में आपके हर जगह ऐसे ही है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्लियर है? उसके बाद आता है एम्प्टी पेड। So empty paid कितने 40,000 and 50,000, it is not written anywhere, ठीक है। So 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो कि हम अज्यूम करें ओनर ने ही पे किया इसको, 40 है, 50 है इसमें। आ गया हमारा NAV, so it will be 4.6 lakhs and it will be 2.3 lakhs, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है कितने की 30%, और हमें रिपेयर्स, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू एंड ग्राउंड रेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आपका कितना भी खर्चा लगा हो हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, वो भी 30% की, चाहे आपका इतना लगा हो चाहे ना लगा हो, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए यूजलेस है। तो 30% कितना हुआ 4.6 का
1,38,000. 1,38,000 Yes. और इसका 69,000. 9,000. ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड डिडक्शन विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन. तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मॉर्गेजिंग हाउस 1 फंड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2. ठीक है, उसने क्या किया है, हाउस 1 को मॉर्गेज किया है. और मॉर्गेज क्यों किया है? क्योंकि उसने हाउस 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए वो उसको मॉर्गेज करके उसने लोन लिया है. तो फिर किसके लिए हो रहा है कंस्ट्रक्शन? किसके लिए? कौन सा हाउस है जिसके पर्पस के लिए लोन लिया है? House 2. Ma'am. हाउस 2 के लिए लिया है. और किया क्या है? हाउस 1 को मॉर्गेज कर दिया है. तो कहीं पे भी हमारे टैक्स में लिखा है कि हम मॉर्गेज करे हुए प्रॉपर्टी पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उसको कैसे कंसिडर करेंगे? ऐसा कहीं पे भी लिखा है? अभी तक हमने डिस्कस किया है. No, ma'am. हर जगह क्या बोला है कि पर्पस देखना है, कि तुम्हारे जो भी तुम्हारा हाउस है उसके लिए जो लोन लिया है उसका पर्पस देखना है. चाहे तुमने कुछ भी किया हो, कुछ भी मॉर्गेज दिया हो, वो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ कभी भी. तो इस केस में ये कंफ्यूज करने के लिए 1,40,000 हाउस 1 के नीचे लिखा है. इनफैक्ट दिस शुड कम हियर बिकॉज इट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2, नॉट फॉर हाउस 1. हाउस 1 को क्या किया है? मॉर्गेज किया उन्होंने. बट कंस्ट्रक्शन हाउस 2 के, तो इसका मतलब जो भी एग्जेम्पशन है वो हाउस 2 के केस में आएगी. सिंस इट इज अ लेट आउट, देयर इज नो लिमिट. सो एग्जैक्ट 1,40,000 आ जाएगा आपके हाउस 2 में. और यहाँ पे रहेगा कुछ भी नहीं. ये जानबूझ के इस कॉलम में लिखा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए. आपको ये हाउस 2 ही कंसिडर करना है क्योंकि फंड्स हाउस 2 की कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहे हैं. ठीक है, अब आपके आ गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम. इसकी तो एज इट इज माइनस करो, कितना आएगा? 4.6 लाख में से 1.38 लाख माइनस करो. 3,22,000. 3,22,000. और इस केस में 2.3 लाख माइनस 69,000 माइनस 1.4 लाख. कितना आ रहा है? 21,000. 21,000. So this is your answer. नहीं, अभी तो खाली हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. अभी तो हमें अनरियलाइज्ड रेंट भी देखना है. अनरियलाइज्ड रेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2021. ओह शिट, ये तो मैंने करा ही नहीं. जो 2021 हमारा प्रीवियस ईयर था तो इसका भी ट्रीटमेंट होना था. बताओ जल्दी से कहाँ ट्रीटमेंट होगा इसका अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियस ईयर 2021 वाले का? अभी हमने डिस्कस किया और वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द 4 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. बताओ कहाँ पे जाएगा ये 10,000 और 80,000? मैम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल्स से एक्चुअल रेंट माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा. सब्ट्रैक्ट होगा ना. तो हमारा जो एक्चुअल रेंट था 5 लाख, उसमें से 10,000 सब्ट्रैक्ट होगा. सो इट विल बी 4.9 लाख, है ना. और इसमें से कितना होगा? 80,000 सब्ट्रैक्ट होगा, राइट. सो इसमें हो जाएगा 2 लाख. उसके बाद ये होगा हमारा 4.9 लाख हमारा जीएवी, और ये होगा हमारा 2.1 लाख, राइट. उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4.5 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 1.6. उसके बाद 30% निकालो. इसका 30% कितना होगा 4.5 का? 1.35
1,35,000. ठीक है, अब इसका अमाउंट बताओ. 4.5 minus 1.35, so it is 3.15, and this will be 1.6 minus 0.48 minus 1.4. It's a loss, 28,000 का loss. Let me check, मैं कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूँ. ठीक है, 3,15,000 यहाँ तक तो हमारा ठीक आया है. वेरी गुड, मैच्ड. 28,000 का लॉस हुआ है उसको. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना. हमने एक गलती कर दी थी कि हमने अनरियलाइज्ड रेंट का ईयर नहीं देखा. मुझे लगा ये दोनों इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारे इसी प्रीवियस ईयर में थे. इसी वजह से हमें एक्चुअल रेंट को और रिड्यूस करना पड़ा. ठीक है, अब एक नया चीज आ गई है कि प्रीवियस ईयर 1920 का भी है जो हमें इस साल मिला है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम देख लेंगे. टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, ये दोनों हाउस को मिला के 3.15 माइनस 0.28. एक में लॉस है ना इसलिए माइनस कर रही हूँ, नहीं तो दोनों प्लस होते. इट इज 2.87 lakhs. अब इसमें क्या हम करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट को ऐड कर देंगे क्योंकि एरियर्स है ना ये, और ये कितने हैं 3 lakhs. ठीक है, सो 3 lakhs हम ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे at the rate of 30%. ठीक है, so 30% of 3 lakhs is 90,000. तो हमें मिलेगा कितना, 2.1 lakhs हमारी ऐड हो जाएगी. ठीक है, so it will be 2.87 plus 2.1, so 4,97,000. इसमें करा ही नहीं है. वाओ, I'll update this बेटा. इसमें करा ही नहीं है, क्यों नहीं करा है. So it will be URR for 2019-2020 will be 3 lakh minus 30%, which is equals to 2,10,000 equals to total HP income will be 4,97,000. Okay, this is your answer. क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इज, अब बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं, वो क्लियर है सबको क्वेश्चन? दैट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज फ्रॉम सिंघानियाज बुक. इट इज क्लियर टू एवरीवन? अगर ये आ गया तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. इसमें सारे कंसेप्ट्स हैं आपके. इंटरेस्ट भी कंसेप्ट है, वैकेंसी भी है, और अनरियलाइज्ड रेंट भी है, और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स मैम इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर 1920 का यूआर दिया है, यूआरआर नहीं दिया हुआ है. बेटा ये ना मैंने खुद जो आपकी बुक है ना उसमें सबकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई है, मैंने टाइपिंग में शॉर्टकट्स यूज करे हैं. तो ये अनरियलाइज्ड रेंट है. ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट पूरी फॉर्म क्या है इसकी, अनरियलाइज्ड रेंट ही है ना इसकी फुल फॉर्म. अनरियलाइज्ड रेंट रूल नंबर 4, तो इसीलिए यूआरआर लिखते हैं. ठीक है, आप यूआर भी लिख सकते हो, इट्स फाइन. मैम वो आपने लास्ट में माइनस किया ना रिसीवेबल करके अनरियलाइज्ड रेंट का.
कौन से वाला माइनस किया बेटा? मैम 1920 वाला कि हमें रिसीव हुआ है इस ईयर। माइनस add कहाँ किया किया है? ऐड किया है, माइनस कहाँ किया है? हाँ मैम ऐड किया। मैम इसमें ऐड क्यों होगा, क्योंकि हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ, वहाँ कहीं लिखा नहीं है हमें रिसीव हुआ है। नहीं मिला है बेटा, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट फॉर प्रीवियस ईयर 1920, इसका मतलब मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट. Unrealized rent for previous year. You are right, you are right. That is why in the solutions it was not mentioned. Because it was unrealized, but it is not written anywhere that it was realized in this year. You are right. That is one change. She is absolutely right. That it is, this information is only saying that it is unrealized, but it is not saying that we have received this particular year. So I'm making a change. ठीक है, I am writing in this question, it is received in previous year, received लिख देते, received in September 2020. ठीक है, क्लियर है? ऐसे बना देते हैं इसको. मैं ये कह रही हूँ अनरियलाइज्ड रेंट है प्रीवियस ईयर 1920 का, बट इट इज रिसीव्ड इन आवर फाइनेंशियल ईयर. अब क्लियर है सबको? तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आई एम एडिंग इट हियर. अगर यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा होता तो इट मीन्स इट इज नॉट रिसीव्ड, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते. इसका मतलब अनरियलाइज्ड है और अब तक मिला नहीं है, और जब मिलेगा तब टैक्स कर देंगे. अभी मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन में कर दिया है कि सितंबर 2020 में रिसीव्ड हुआ है. इसका मतलब हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में रिसीव्ड हुआ है. अब क्लियर है सबको ये? यस मैम. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 हमारी लर्निंग्स हुई हैं. ठीक है, सबसे पहले तो कि सारे फाइनेंशियल ईयर्स को पहले ही चेक करके रख लिया करो, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आज हमने दोबारा सॉल्व किया है दोबारा करना पड़ेगा. और सेकंड लर्निंग ये है कि जहां पे अनरियलाइज्ड रेंट लिखा है, कहीं पे अगर रिसीव्ड नहीं लिखा है तो आपकी अजम्पशन यही रहेगी कि ये रिसीव्ड नहीं हुआ है. बट अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसीव्ड है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, बट आप लोगों के पास लिबर्टी नहीं रहेगी. एग्जाम में जैसी वर्डिंग्स लिखी हुई है आपको वैसे ही टैकल करना है क्वेश्चन को. सो उस केस में आप इसको नहीं करोगे, तभी मेरे प्रीवियस सॉल्यूशंस में वो उसका आंसर में वो इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ. दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली सेइंग दैट वो 1920 का है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, next. Section 23, subsection 5. House property held as stock in trade for a period up to 2 years. So, where the, अभी पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगी इसका मतलब क्या है. Where the property consisting of any building or land appurtenant thereto is held as stock in trade, and the property or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year. So, काफी बार क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंस उनका काम ही यही होता है कि वो प्रॉपर्टीज में उनको बाय एंड सेल करते रहते हैं, तो उनके लिए वो चीज प्रॉपर्टी क्या है, लैंड क्या है, फॉर देम इट इज काइंड ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, उनका काम ही यही होता है कि प्रॉपर्टीज को बेचना, प्रॉपर्टीज को फिर खरीदना, बेचना. वो रखे रखते हैं प्रॉपर्टीज को, और काफी बार क्या होता है, बिल्डर्स होते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को. ठीक है, कि आगे जाके वो उनके फ्लोर्स को सेल ऑफ कर देंगे. सो किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या किसी बिल्डर की अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग या कोई उसके साथ लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, अगर वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है और उसको लेट आउट नहीं किया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फॉर द होल ईयर, और फॉर एनी पार्ट ऑफ द ईयर, इफ इट इज नॉट लेट आउट, then the annual value of such property or part of such property shall be taken to be as nil for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority. So इसका मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस फाइनेंशियल ईयर को एंड करके उसके नेक्स्ट 2 इयर्स तक उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, निल.
क्यों? क्योंकि वो उनका स्टॉक इन ट्रेड है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, अब वो उसको बेचने वाले हैं, ठीक है, और उन्होंने लेट आउट नहीं किया, वो बेचने वाले हैं उसको, इस वजह से उनकी जो एनुअल वैल्यू होगी NAV दैट विल बी निल फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 years from when? From the end of the financial year in which the construction gets complete. Suppose X Limited, a builder, has constructed a house in Mumbai and the construction got completed on 1st December 2020. It has obtained a certificate of completion of construction of the house from the competent authority on 1st May 2021. So 1st May 2021 कब end होगा ये? 31st March 2022 को. So 31st March ये जो year है जिसमें certificate मिला है, so 31st March 2022 से next 2 years तक उसकी एनुअल वैल्यू निल रहेगी. सो नेक्स्ट 2 years क्या होंगे? 22 से 23 और 23 से 24. तो 31st March 2024 तक उसकी एनुअल वैल्यू 0 रहेगी only if it was not let out at any point of time during the period. मतलब एक बार भी वो लेट आउट नहीं होनी चाहिए, उसने उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, ठीक है, कि इस क्योंकि उनको या तो वो बेचना है या फिर जो भी उनको यूज करना है वो उनकी एज अ स्टॉक रखी हुई है वो प्रॉपर्टी, इसलिए 2 साल तक उनकी प्रॉपर्टी निल रहेगी. बट अगर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और तब भी उनके पास प्रॉपर्टी है, देन द नोशनल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. जो भी फेयर रेंट जो हमने अभी तक रूल सीखे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होगी, चाहे उसकी प्रॉपर्टी चाहे रेंट आउट हो चाहे ना हो, फिर एनुअल वैल्यू निल नहीं होगी उसकी. ठीक है, ये सारे मैं सिर्फ सिखा रही हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस आते नहीं आप लोगों के एग्जाम्स में. ठीक है, जॉइंट ओनरशिप का आ जाता है क्वेश्चन. So joint ownership we have already discussed when the house property is owned by co-owners. ठीक है, और इसको हमें कभी भी बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्संस की तरह ट्रीट नहीं करना है. इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी में ही अगर किसी एक बंदे से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, सो वो को-ओनर्स बन जाते हैं. ठीक है, if the respective shares of co-owners are definite and ascertainable, then the share of each person shall be computed in his total income. फर्स्ट तो हम प्रॉपर्टी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई जॉइंट ओनरशिप है ही, एक सिंगल ओनर की तरह हम कैलकुलेट कर देंगे. बट जैसे ही हमारी टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, फिर हम उसको ओनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे जो जो उनके शेयर्स है. और अगर शेयर्स असर्टेनेबल नहीं होते तो हम 50-50 रखेंगे. ठीक है, दोनों ओनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 50-50% होगा. ठीक है, so first case when house property is self occupied by each co-owners. so हमें पता है जब self occupied का केस होता है, उस केस में जो एनुअल वैल्यू होती है that is always nil. ठीक है, एनुअल वैल्यू निल होगी, but each of the co-owner shall be entitled to the maximum deduction of rupees 2 lakh or 30,000 under section 24B on account of interest paid on borrowed capital for the construction of the house property. अब ध्यान से सुनना, NAV तक तो हमें पता है कि ये निल होता है, right? Municipal taxes are not allowed to be reduced when the case is of self-occupied. ठीक है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है, बट जो इंटरेस्ट जो हाउस प्रॉपर्टी पे सपोज दोनों ओनर्स ने इंटरेस्ट मतलब लोन लिया हुआ है उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे डिडक्शन मिलेगी. मिलाकर 2 लाख नहीं होगा, दोनों का इंडिविजुअल 2 लाख होगा मैक्सिमम डिडक्शन, या फिर 30,000 वट एवर द केस में. ठीक है, हमने ये चीज डिस्कस करी थी ना कि एक सिंगल ओनर के लिए ये होता है. अब चाहे उसके पास 10 हाउस प्रॉपर्टी हो, 10 पे उसने लोन ले लिया हो, बट उस असेसी को 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता. बट अगर एक ही हाउस प्रॉपर्टी पे ज्यादा ओनर्स है और सबने मिलके लोन लिया हुआ है, तो सबको इंडिविजुअल मिलेगी. तो मतलब ये जो मैक्सिमम जो डिडक्शन है ना, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये पर असेसी है, पर प्रॉपर्टी नहीं है, पर असेसी है. ठीक है, when the entire or part of the property is let out, then first the house property income will be computed as if the property is owned by one owner, and thereafter the income so computed shall be apportioned against each co-owner as per their definite shares. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में आप इंडिविजुअल ओनर की तरह पूरी कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद जो भी इनकम आएगी आपकी, उसको आप ओनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे. इसका एक और रीजन है,
लेट आउट में कोई भी डिडक्शन होती ही नहीं है, तो चाहे मतलब सॉरी कोई लिमिट होती ही नहीं है, फुल डिडक्शन अलाउड होती है। तो जितना भी डिडक्शन होगा आप दे दोगे उसको, आपको किसी की लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी आप ओनर्स में उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, सो 50-50 है। The property has 4 units of which X and Y each own 2 units, ठीक है, 4 units हैं और दो हैं दोनों के बीच में। Each of them has let out one of 2 units on a monthly rate of 15,000, ठीक है। So X ने भी एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक यूनिट रेंट पर है, लेट आउट है। Y ने भी ऐसे क्या हुआ है, एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक यूनिट उसने लेट आउट की हुई है। Other expenses in respect of the property shared equally by the co-owners. Repairs not to be taken. Municipal tax से 60,000, ठीक है, दोनों ने मिलकर दिया है हाफ हाफ। Interest on borrowed capital on May 6, 1998, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, this is also to make you confuse only because let out के केस में कोई मैक्सिमम लिमिट है नहीं। अगर सेल्फ ऑक्यूपेंसी का केस होता तो ये 30,000 होती, राइट। तो लेकिन है इसका सेल्फ ऑक्यूपेंसी के केस में हम देखेंगे। अभी तो 1,35,000 है, दिस इज फॉर द एंटायर यूनिट, पूरी यूनिट का है। तो इसको डिवाइड बाय 4 कर लो हर यूनिट का कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिवाइड करो इसको 4 से, बताओ मुझे कितना अमाउंट आ रहा है। वन लाख 35,000 डिवाइड बाय 4, 33,750. 33,750। Yes, ma'am. तो इसका मतलब जो ये दोनों ओनर्स है ना एक्स एंड वाई, जब इनका सेल्फ ऑक्यूपेंसी वाला टेबल बनेगा ना, उस दोनों केस में हमको खाली 30,000 की लिमिट मिलेगी, क्योंकि लोन वाज टेकन प्रायर टू 1 अप्रैल 1999। पूरा 33,750 नहीं मिलेगा। चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें कोई फेयर रेंट नहीं गिवन, खाली एक्चुअल रेंट ही दिया हुआ है, मंथली रेंट, दैट टू 15,000। सो सबसे पहले मिस्टर एक्स का देखते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। एसओ सेल्फ ऑक्यूपेंसी के केस में एनएवी विल बी निल और मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 30,000। ये क्लियर है, क्योंकि बनता 33,750 है, बट द मैक्सिमम डिडक्शन under self occupancy if the loan is taken prior to 1st April 1999 is 30,000 only, so सिर्फ 30,000 मिलेगा। नेक्स्ट इज लेट आउट। लेट आउट के केस में 15,000 into 12 करो, 15,000 into 12, 1,80,000. 1,80,000. Why it is 1,60,000? अच्छा, each unit remains vacant for 1 month. Ma'am, 80,000. 1 month के लिए vacant थी, तो it is for 11 months only. 15,000 into 11, 1,65,000. Yes, ma'am. इसमें एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है, तो वी विल अज्यूम एक्सपेक्टेड रेंट एज टू बी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल है, इसका मतलब जो भी हमारा एक्चुअल रेंट है वही हमारा जीएबी है। सो इट इज ओनली फॉर 11 months, so it is 1,65,000. empty paid 60,000 divide by 12 कितना है, 15,000। 15,000 इसको भी डिवाइड बाय 12 कह रही हूँ मैं, डिवाइड बाय 4 क्या हो रहा है आज मेरे साथ। 4 यूनिट्स है ना, तो 60,000 डिवाइड बाय 4, सो इट इज 15,000। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो मिलता ही नहीं है, एम्प्टी इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। लेट आउट केस में मिल गया 15,000, तो दिस माइनस दिस इज 1,50,000। इसका स्टैंडर्ड 30% का डिडक्शन, पूरा इसका जो डिवाइड बाय 4 करके जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई 71,250। क्लियर है ये? किसी को है कंफ्यूजन इसमें? बड़ा आसान सा है ये। इसमें जो ट्रिकी था बस यही था कि सेल्फ ऑक्यूपेंसी के केस में 30 से ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन लिया हुआ है।
लेट आउट में तो कभी सोचना ही नहीं है, कोई डेट नहीं सोचनी, कोई पर्पस नहीं सोचना, जितना है उतना का उतना मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, मिस्टर वाई के लिए। सो मिस्टर वाई का भी सेम होगा, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है तो ये भी सेम है, 71,250। Shall we move to next? क्लियर है सबको ये? Is it clear? Yes, ma'am. एक दो बच्चों की आवाज आती है बस, बाकियों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके। अब है इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया। So if loan is taken from outside India and interest is payable outside India, then such interest is allowed as deduction if ठीक है, there is a condition, he deducts tax from the interest before paying it to the bank outside India and deposits such tax with the Indian tax authorities. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी जो लोन लिया है बाहर से, जो बाहर ही रिपे होगा, उसका जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, कब? जिसने भी पे किया है उसने उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में से टैक्स को डिडक्ट किया है। ठीक है, बिफोर पेइंग इट टू द बैंक उसने डिडक्ट किया है टैक्स, और टैक्स को डिपॉजिट भी कराया है इंडियन टैक्स अथॉरिटीज से, तभी उसको उसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज उसको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो देखो ये ना क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, दिस इज अ सेल्फ मेड क्वेश्चन। X Limited has purchased an office building in New York by taking a loan from Bank of America based in New York. The building is let out at the rate of rupees 2 lakhs per month. MT paid are rupees 95,000. Expenses on repairs and maintenance is 3 lakh, irrelevant. The company is liable to pay interest of rupees 5 lakh to Bank of America. और यहाँ पे ना let out है, तो कोई लिमिट तो है नहीं। Calculate house property income on the basis of following assumptions. First is the company has done TDS and has paid the amount to income tax authorities. The company has done TDS but has not paid the amount to income tax authorities, और इस केस में has not done TDS. So इस केस में खाली फर्स्ट वाले केस में एक्चुअल में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नीचे वाले दोनों में हो ही नहीं रही है। तो अब इसकी कैसे कैलकुलेशन बैठेगी? सबसे पहले लेट आउट है 2 लाख पर मंथ, सो 2 lakhs into 12 is 2 crore 40 lakhs। जीएवी आपकी यही आ जाएगी क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट है ही नहीं, सो यही आपकी जीएवी है। एमटी विल बी अलाउड टू बी रिड्यूस क्योंकि लेट आउट का केस है। एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 30% की, बट जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो सिर्फ फर्स्ट केस में मिलेगा 5 लाख का, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे वाले केस में उसने टीडीएस तो कर लिया है बट इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ वो उसने पे नहीं किया, और तीसरे वाले में तो टीडीएस किया ही नहीं है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स होता है ना कि बिफोर पेइंग द अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू डिपॉजिट द डिडक्टेड टैक्स टू द इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो इसने यही नहीं, इसमें ये भी नहीं किया, तो सिर्फ फर्स्ट वाले केस में अलाउड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, दिस इज फॉर इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया। क्लियर है ये सबको? ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम दिस इंटरेस्ट, अदरवाइज नहीं होगा। Okay, now we are left with some miscellaneous topics and there are no sections to them. First one is advance rent. ठीक है, अगर किसी टेनेंट ने एडवांस रेंट दे दिया, so it is not taxable in the year in which it is received, but it will be taxable in the year in which it relates to. एडवांस रेंट अगर कोई देता है तो वो कभी भी आपको जिस ईयर में वो दे रहा है उसमें टैक्स नहीं करना है, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट एक्चुअली रिलेट्स टू। ठीक है,
जैसे a property is let out for rupees 10,000 per month and the owner has rupees 1,50,000. मिलना कितना चाहिए था? 10,000 into 12 is 1,20,000. 1,20,000. मिला कितना है? 1,50,000. मतलब 30,000 किसका है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का. तो हम इसको नहीं करेंगे चार्ज. इस 30,000 को हम एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर 2021 है और ये हमारा फिर 21-22 में ही होगा क्योंकि ये रिलेट ही 21-22 से करता है. सिक्योरिटी डिपॉजिट. Many a times when the property is let out, tenant is required to deposit some amount as a security. ठीक है, काफी बार होता है 1 month rent, 2 month rent, एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट करा देते हैं. Security deposit is never ever has to be treated as income. It is rather a liability. Why it is liability? Because when the tenant is going to, vacate the property, the owner has to repay the security. जो भी अमाउंट उसने सबमिट किया था उसको वापस देना पड़ता है क्योंकि वो खाली सिक्योरिटी होती है. जब तक आप वो जिस दिन आप छोड़ के जाओगे उस दिन आपको ये डिपॉजिट वापस दे देंगे. सो इट इज नॉट एन इनकम ऑफ द ओनर, इट इज रादर अ लायबिलिटी. ठीक है, बट अगर कभी भी ऐसा होता है that the tenant has become a bad debt and you are not able to realize your rent, and at that particular point of time, if you are adjusting the security deposit against the non-payment of rent, then it will be taxable under the house property head. मतलब अगर आप उसको नॉन रेंट, जो आपको नॉन अनरियलाइज्ड रेंट, सॉरी, जो आप नहीं रियलाइज कर पा रहे हो, उसको रियलाइज करने में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट कर रहे हो. किसने 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, मैं उसको यूज करूंगी. अब मैं जब ये वेकेट करेगा मैं इसको कोई पैसा नहीं दूंगी, इसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है मैं ये फोरफिट कर रही हूँ. सो अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में इट इज अ इनकम, देन यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. देन डिस्प्यूटेड ओनरशिप. In case the property is disputed, then the rent will be taxable for the person whosoever receiving the rent. ठीक है, it is not chargeable to the owner because the ownership is disputed. ठीक है, बहुत बारी disputed cases होते हैं when the case is is in the court and there are many parties which are saying that they will be the owner. So उस केस में क्या होता है, whosoever is receiving the rent, that person is taxable under this particular head. जो receive कर रहा है वो भरे tax. Then property in foreign country. If the property is located in foreign country and the rent is received in India, ठीक है, रेंट कहाँ रिसीव हो रहा है? इंडिया में. देन वी नो दैट इट विल बिकम एन इंडियन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी. दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट. ये पार्ट हम कर चुके हैं कि कोई फॉरेन इनकम है बट सिंस इट इज रिसीव्ड इन इंडिया वी विल से इट इज एन इंडियन इनकम. If a property is located in foreign country and the rent is received outside India, then the rent is foreign income and it will be taxable only in case of ROR. ये भी हमें पता है बिकॉज NR और NOR के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी. Similarly, if MT paid outside India to the local authority in that country will be allowed to be reduced from GAV to calculate NAV. अगर कोई बाहर की प्रॉपर्टी है और बाहर ही उस पे म्युनिसिपल टैक्सेस पे हो रहे हैं तो जो भी वो पे हो रहे हैं वहां पे वो अलाउड है आपके जीएवी में से रिड्यूस होना एनएवी कैलकुलेट करने के लिए. एंड इट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आर वेणुगोपाला रेड्डी 1965. दैट वाज डिसाइडेड दैट अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है और वहां से कोई भी अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो चार्जेबल टू टैक्स है. किसके केस में? अगर वो रिसीव्ड इंडिया में है तो सबके लिए टैक्सेबल है, अगर वो बाहर है तो खाली बाहर रिसीव हो रहा है तो खाली आरओआर के केस में टैक्सेबल है. और जब आप टैक्स करोगे तो अगर उस असेसी ने कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस बाहर पे करे हैं, लोकल अथॉरिटी जो भी है वहां की, तो वो अलाउड है रिड्यूस. ये इस केस में डिसाइड हुआ. That completes your house property head. Anyone having any doubt, please ask me.